बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पूरी पढ़ाई तन्मयता से कर रहे होंगे। मेरा नाम मनीष आदित्य है। मैं IIT खड़गपुर से 2011 पास आउट हूं, एक्स फैकल्टी फिटजी। आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट एंड आई विल गाइड यू एज योर फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी। 11th का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बता दूं कि कैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे हम लोगों को ये रास्ता तय करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक ही बुक है और वही आपको फॉलो करना है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोगों को कंप्लीटली रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। इसके अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए। कुछ बुक्स हैं, जैसे और भी सारे बुक्स हैं मार्केट में, उनको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट बुक दैट यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। सेकेंड थिंग, यू हैव टू फॉलो क्लास नोट्स। जो भी चीजें हैं, ये चीजें आपको कंप्लीट रखनी है एज अ थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप बाय हार्ट करके रखते हैं तो फिर यही आपके लिए सफिशियंट है, और यही यकीन मानिए बहुत ज्यादा है। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें हैं, फॉर प्रैक्टिस के लिए जो चीजें जरूरी होंगी आपको, दैट इज शीट्स। जो हम आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग के जो सीट्स हैं, वो जब आप यहाँ पे आएंगे या फिर एज DPP आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वही आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा भी कोई एक बुक फॉलो करेंगे आप, जो यहाँ पे आने के बाद आपको फॉलो कराया जाएगा, उससे प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी के लिए एज ऑनलाइन क्लास में, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको एनसीईआरटी क्लास नोट्स और जो भी DPP शीट्स एंड फोर्थ में जो DPP आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यही आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज मच मोर देन सफिशियंट। बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना मोल कॉन्सेप्ट। एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 2000 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यह आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दोनों न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस उसके नाभि में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कोई भी एटम, जैसे हाइड्रोजन ले लिया जाए, हाइड्रोजन एक न्यूट्रल, कोई भी एटम न्यूट्रल एटम होता है। हाइड्रोजन न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे होगा? तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। और ओवरऑल चार्ज, जो एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा, दैट विल बी नथिंग, जीरो। ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर कुछ नहीं होता है, इसलिए एटम्स न्यूट्रल होते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ सर्कुलेट करता है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही जो बोर्स साहब ने दिया था, बोर्स थ्योरी के हिसाब से, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियस में हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने ही ये इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। समझना ध्यान से, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जैसे कोई भी एटम है X, यहां पर A इज द मास नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर। A इज कॉल्ड मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी कि A कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इतनी बात आप समझ गए। जैसे हाइड्रोजन के अंदर में लिखा जाए हाइड्रोजन 1 1, इसका मास नंबर कितना हुआ 1, मतलब कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलकर के कितने होंगे 1। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। इसके अंदर प्रोटॉन हो गए 1, न्यूट्रॉन हो गए 0, इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाकर के जो न्यूक्लियस होगा वह पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिवली चार्ज, और ओवरऑल चार्ज वह न्यूट्रल होगा। एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मास नंबर 1 हुआ, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के 1 होंगे। यह एंड जेड क्या हो गया, जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। समझते हैं इसको, एटम के अंदर में प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है। जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मेरे हिसाब से ये चीज आप समझ गए होंगे कि एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रल होना है। मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी जाए तो वो हमारा हो गया मास नंबर। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो बराबर होगा। कब, जब वो न्यूट्रल हो। मान लीजिए न्यूट्रल नहीं हुआ तब, अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और इसमें जा भी सकता है। प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो एक निगेटिव चार्ज निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आया तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब वो चार्ज्ड एटम हो जाएगा। चार्ज्ड एटम को हम लोग बाद में समझेंगे कैसे होता है। Z is atomic number and which will be equal to the number of protons in the atom। आगे देखते हैं इसको, कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये देखा जाता है और कैसे निकाला जाता है। कंसेप्ट में मोल के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीजें जानेंगे कि एटम्स को रिप्रेजेंट, एटम्स अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी आपके दिमाग में आता है, एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन, हीलियम, अगर उसका सिंबल ले लें X, यहां पर हम लोग A एंड यहां पर Z के फॉर्म में लिखते हैं। X इटसेल्फ सिंबल ऑफ एटम। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया,
A is called मास नंबर, अभी हम लोग देखेंगे मास नंबर क्या होता है, एंड Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं सोडियम, सोडियम में यहाँ पर 23 लिखा जाता है एंड यहाँ पर 11 लिखा जाता है। सोडियम में Na इज सिंबल ऑफ सोडियम एंड 23 इज इट्स मास नंबर ऑफ सोडियम एंड 11 इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। समझते हैं इसको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले ये जान लें कि इन तीनों लेटर्स का क्या मतलब होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। A is the mass number of atom, X is the symbol of atom and Z is atomic number of the atom। बारी बारी से देखते हैं कि एक एटम में मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनको हम लोग आगे इलेबोरेट करते हैं। A is mass number of the atom is equal to number of protons plus number of neutrons। बहुत ही आसान है, इसको निकालना भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। Z A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा P प्लस N, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी चीज Z is atomic number which will be equal to number of protons in an atom, एटम के अंदर की ही बात कर रहे हैं, which will be equal to number of electrons also। लेकिन कब, जब एटम न्यूट्रल हो, चार्ज में नहीं ले सकते हैं, चार्ज में इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर जा सकता है। समझे इस चीज को, कब होगा, इन न्यूट्रल एटम, केवल न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि Z इक्वल टू क्या हो गया, कब, P ऑलवेज एंड Z इक्वल टू क्या होगा, E कब, इन न्यूट्रल एटम। आपको हमेशा ये चीज, ये वैल्यू याद रखनी है। ये दोनों वैल्यू यानी Z क्या होता है और A क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये चीज आपको बाय हार्ट याद करके रखनी है। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम 2311। ये एक एटम का सिंबल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें फाइंड करना है कि प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। यहां पर देख करके दो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। 23 इज द मास नंबर। सॉल्यूशन इसको पहले कैसे बनाएंगे, A यानी कि मास नंबर इक्वल टू 23, दैट विल बी इक्वल टू P प्लस N। 23 क्या हो गया, मास नंबर जो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। दूसरी चीज Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर बच्चे किसके हिसाब से निकालते हैं, P के इक्वल होता है। और यह Z जो है कितना है हमारे पास, 11। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गया, P इज इक्वल टू 11। प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। इलेक्ट्रॉन कितना, ये न्यूट्रल है या फिर चार्ज है, ये न्यूट्रल एटम है, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा यहाँ उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन 11 है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन भी, चूंकि ये चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी हो जाएगी 11। अब कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से तो हमें मिल जाता है प्रोटॉन 11, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स, दो चीजें हमें मिल गई। न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास 23 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दें तो ये हमें मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। देखिए ध्यान से, मास नंबर हमारे पास क्या हो गया, A इक्वल टू P प्लस एन एंड Z इक्वल टू P। अगर फर्स्ट से सेकंड को घटा दिया जाए, अगर फर्स्ट से सेकंड को घटा दिया जाए, हमारे पास A माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास A इक्वल टू एन प्लस पी माइनस जेड इक्वल टू पी, पी पी कट जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू जेड, सॉरी A माइनस जेड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मास नंबर हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स मास नंबर कितना है 23 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 11, ये वैल्यू आ जाएगी 12। यही हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास 12। कैसे निकलेगा ये, A माइनस जेड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी संख्या क्या, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे मास नंबर से तो हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। अगर न्यूट्रल हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक नंबर को घटा देंगे मास नंबर से तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या हमारे पास निकल आएगी। इसको कुछ क्वेश्चंस देता हूं यहाँ पे, आप पहले इसको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 6 सवाल हैं, इसको थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीलियम। इसमें A इज इक्वल टू हीलियम के लिए 4 2, इसके लिए मास नंबर कितना हो गया हमारे पास 4, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, ये जेड के इक्वल होगी, प्रोटॉन्स की संख्या जेड के इक्वल होगी और ये 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन के इक्वल होगी और ये भी कितना हो जाएगा 2। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट विल बी 4 माइनस 2 और ये भी वैल्यू 2। प्रोटॉन निकल गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद न्यूट्रॉन निकल गया। दूसरा सवाल सिमिलरली कार्बन 12 6। यहां से सबसे पहले तो ये डिफाइन करें, मास नंबर कितना हो गया 12, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 6, किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा और ये भी कितना होगा 6। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड यानी कि 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, नाइट्रोजन हमारे पास है जिसका मास नंबर 14 एंड एटॉमिक नंबर 7। जेड पहले देख लें, A इक्वल टू सबसे पहले ये लिखें 14, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर हमारे पास 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू जेड दैट विल बी इक्वल टू 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू P प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 7। एंड सिमिलरली आगे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। आप लोग देख सकते हैं या ऑक्सीजन में, अब आप देख के बता सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारे पास 8, मास नंबर कितना होगा 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा
वह इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया हमारे पास 8। इसको आप लोग साथ में जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है उसको मेरे साथ ही सॉल्व करें। अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीजन 16 8, इसके लिए मास नंबर हमारे पास हो गया 16, एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट विल बी इक्वल टू 8। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, प्रोटॉन्स यानी कि 8, एंड न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड इज इक्वल टू, यानी कि 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्लोरीन के लिए, क्लोरीन 19 9, यहां से मास नंबर हमारे पास है 19, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 9, तो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा, बहुत बढ़िया, जेड के इक्वल, जेड यानी कि 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, प्रोटॉन के इक्वल, कब, जब न्यूट्रल है तब, जब चार्ज है तो फिर चीजें कहानी अलग हो जाएगी। क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, फिर से करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। उसके बाद अगर हम लोग देखें नियॉन के लिए, नियॉन्स के लिए देखें लास्ट क्वेश्चन, नियॉन, इसका मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर 10, देख के ही बता सकते हैं, मास नंबर हो गया 20, एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास Z इक्वल टू 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा, यानी कि 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 10, एंड फिर ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू a माइनस जेड दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से ये सब आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे काउंट किए जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, उसके ऊपर चार्ज्ड एटम है, या अगर यदि वो चार्ज्ड एटम है तो फिर उसे कैसे, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ number of protons, neutrons and electrons for charged atoms। तो इसके पहले हमें समझने की जरूरत है कि भाई चार्ज आता कहां से है। न्यूट्रल एटम है तो उस पर चार्ज कैसे चढ़ाया जा सकता है, चार्ज चढ़ाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, चार्ज होता कैसे, चार्ज एटम के अंदर चार्ज होता है, कैसे होता है, एक तो चार्ज प्रोटॉन पे होता है, और प्रोटॉन कहाँ होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलेट करता है। मान लीजिए प्रोटॉन है 10, और तो 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, कितने, 10, तभी जाकर के जो एटम है वो हमारा न्यूट्रल हो पाएगा। अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें, प्रोटॉन चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन पे जो होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा,
प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये संख्या आपको याद रखनी है, आगे काम आएगा, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देखेंगे कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव चार्ज यानी कि तुलनात्मक चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो जो सबसे छोटा चार्ज यही है, इससे छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एज्यूम करते हैं कि जो सबसे छोटा चार्ज है उस पे रिलेटिव चार्ज, तुलनात्मक चार्ज कितना होगा। तो अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज मानते हैं +1 एंड इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज मानते हैं -1। अब तो ये चीजें आसान हो गई होंगी। सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उस पे चार्ज, तुलनात्मक चार्ज -1। तुलनात्मक चार्ज कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से रिलेटिव चार्ज निकालते हैं। मतलब जितना भी चार्ज है उसमें सबसे छोटे पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए। प्रोटॉन का चार्ज या फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको इतना समझना है कि प्रोटॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज होगा वो +1 होगा और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज होगा वो -1 होगा। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि एटम के अंदर कहां कहां चार्ज होने की संभावना है। प्रोटॉन के 10 प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितने हो गए? +10 रिलेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना हो गया? -10। और ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना हो गया? एटम चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम दैट विल बी इक्वल टू 0। जो एटम पे चार्ज होगा वो होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितना प्रोटॉन पे चार्ज है +10, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -10, दोनों को ऐड कर दो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मिल करके दोनों जो एटम को होगा वो न्यूट्रल बना देगा। अब ध्यान से समझना कि किसी भी एटम पे, बहुत ही सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन में 1 अगर हाइड्रोजन को देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 1। न्यूट्रल हाइड्रोजन पे ये स्थिति है कि उस पे ओवरऑल चार्ज होगा 0। जो इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होगा? चार्ज 0। क्यों? प्रोटॉन की वजह से +1, इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ये प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब समझें कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, इवैक्यूएटेड। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो समझो बचेगा क्या इसके पास? हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो बचेगा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। जब सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा तो यहां पर हाइड्रोजन के अंदर जो भी स्पीसीज आएगी, तो यहां पे क्या है? एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये इसका न्यूट्रल कंडीशन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया गया तो बचा क्या है? यहाँ एक प्रोटॉन, इसकी वजह से प्लस चार्ज था, इसकी वजह से माइनस चार्ज था।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा और जिसकी वजह से चार्ज यहां क्या आ जाएगा, प्लस। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज किसकी वजह से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो मतलब एक निगेटिव चार्ज कम हो गया। एक निगेटिव चार्ज कम हो गया तो मतलब प्रोटॉन जितना था उतना ही है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन अगर प्लस है तो मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया। एक न्यूक्लियस के अंदर से ना कुछ निकाल सकते हैं ना कुछ डाल सकते हैं। प्रोटॉन ना हम निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन। डाल क्या सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन को डालने की वजह से। प्रोटॉन की संख्या ना तो बढ़ सकती है ना ही घट सकती है, यानी कि प्रोटॉन फिक्स्ड है। न्यूट्रॉन भी ना तो निकल सकता है ना ही डाला जा सकता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे। चार्ज्ड पार्टिकल में, चार्ज्ड एटम में इनकी संख्या ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। अब समझो इस चीज को कि जब प्रोटॉन नहीं निकाल सकते तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन तो पहले से फिक्स्ड है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब एक निगेटिव चार्ज घट गया। तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। जैसे यहां उदाहरण से समझें, एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो केवल एक प्रोटॉन बचा जिसकी वजह से प्लस चार्ज। अब उसी तरह से हाइड्रोजन पे जहां पे पहले एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से +1 चार्ज, इसकी वजह से -1 चार्ज। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन अलग से डाल दिया गया। यानी कि समझें, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिया गया। अगर स्टेबल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। दिया हुआ है कि ये चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो जो हमारा नया एटम बनेगा, जो नई चार्ज्ड स्पीसीज बनेगी, स्पीसीज मतलब चार्ज, स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। तो जो केमिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, कोई भी टर्म हो गया, तो उसको हम लोग स्पीसीज के टर्म में भी लिख सकते हैं, केमिकल लैंग्वेज के फॉर्म में बोल सकते हैं कि यह स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं। कोई भी नई मॉलिक्यूलर संरचना हो या फिर एटॉमिक संरचना हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज के फॉर्म में बोला जा सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक प्रोटॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया गया तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन तो पहले से था, +2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब समझें, यहाँ पे चार्ज +1, यहाँ पे चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। समझो इस चीज को, मतलब 100 बात की एक बात, अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एक निगेटिव चार्ज ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा या ऐड होगा। फिर से समझिए इस चीज को, अगर किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी स्पीसीज से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकालना संभव ही नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो निगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी एक प्लस चार्ज बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो एक प्लस चार्ज बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डाला गया तो एक माइनस चार्ज बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे समझे, अगर हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन 19, इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स Z=9। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 9। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो A-Z
दैट विल बी इक्वल टू 19 माइनस 9 एंड यानी कि 10। हमें केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से यहां मतलब है कि कैसे होगा। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में है, तो जितना प्रोटॉन है उसकी संख्या तो चेंज नहीं होगी। प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, यानी एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज इसका नहीं होगा। मास नंबर भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ना तो चार्ज की वजह से ना तो प्रोटॉन चेंज होंगे और ना ही न्यूट्रॉन चेंज होगा। एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सिंपल सी चीज है कि प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा। केवल क्या चेंज होगा कि एक इलेक्ट्रॉन डाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो मतलब एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पे -1 एक चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर x कोई एटम है, एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसका चार्ज -1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं होगा। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं +2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? इसका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर Z9 नहीं लिया था, Z लिया था, यहाँ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन डाला है तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज चढ़ जाएंगे। फिर से समझते हैं इसको कि यदि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालें तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालें 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डालें 3 नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर n इलेक्ट्रॉन डालें तो n नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सिमिलरली किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखें इसको, x कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फिक्स्ड है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन, तो जो भी इसका सिंबल है वो Z एंड A तो फिक्स रहेगा, केवल एक प्लस चार्ज ऐड हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, केवल चार्ज Z और A तो सेम रहेगा, सिंबल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज चढ़ जाएगा। उसके बाद अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा Z और A सेम रहेगा, प्लस n चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगा। इसको रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी एक नेगेटिव चार्ज घट गया तो यानी कि एक प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 3 प्लस चार्ज, और n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो n प्लस चार्ज। इसको एक सिंबल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यदि एटम दिया हुआ है Z एंड A और इसमें से A इलेक्ट्रॉन्स -A इलेक्ट्रॉन्स, A इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, A इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? आप सोच के बताएं। इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं मतलब उस पर से नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, तो मतलब उस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? तो बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज। A इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या होगा? A प्लस चार्ज। Z और A क्या हो जाएगा? सेम रहेगा हमारा। सिमिलरली यदि हम लोग यहाँ पे +A इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिया जाए, A इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, तो आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, A इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो A नेगेटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ पे? X
जेड एंड ए सेम रहेगा, यहाँ पे ए निगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। सुनने की कोशिश करना ध्यान से। यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मान ले प्रोटॉन पी है, इलेक्ट्रॉन ई है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन हमने ना निकाला है और ना ही डाला है, ना निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं। डाले क्या है हम, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था? ई, उसमें से निकाल कितना लिया गया? ए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ई माइनस ए। यहाँ पे देखें ध्यान से, पहले प्रोटॉन कितना था? पी, इलेक्ट्रॉन कितना था? ई, इसमें ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम है और इलेक्ट्रॉन्स ई प्लस ए। इस चीज को अगर आप समझ गए तो यानी कि अगर सिंबल दिया हो एक्स ए प्लस, ऊपर वाला के फॉर्म में लिखते हैं एक्स ए प्लस, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे जेड ले लेते हैं एंड ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन, पहले जितना, पहले क्या था? जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, उसमें से क्या कर दिया गया? ए इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। तो पहले प्रोटॉन था पी, उसमें से ए इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, यानी कि ए प्लस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पी माइनस ए। ध्यान से, एक्स ए जेड एंड ए माइनस हो, ध्यान से सुनना। पहले तो आप समझो इस चीज को, ए प्लस है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, ए माइनस है मतलब चार्ज ज्यादा, चार्ज निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, और चार्ज पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। अगर इतनी बात आप समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन कब डाला हुआ है कब निकाला हुआ है, तो बस ऊपर वाली संख्या आपको या तो घटा देनी है या फिर ऐड कर देनी है। समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा? इसमें निगेटिव चार्ज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो डाला हुआ है तो पहले तो हमें निकालना है कि पहले कितना था, तो पहले उतना ही इलेक्ट्रॉन था जितना कि प्रोटॉन था। प्रोटॉन कितना था? पी मान लेते हैं। अब चूंकि माइनस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है या निकाला हुआ है? डाला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है? तो जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। दो चीजें समझने की कोशिश करें, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डाला गया है। जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन निकाला है, जितना माइनस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन डाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पी प्लस ए इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, और फिर आगे की संख्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो चेंज नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से समझने की करते हैं कोशिश। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर चार्ज स्पीसीज। एक कोई टर्म ले लेते हैं, स्पीसीज O2 माइनस दिया हुआ है 8 एंड 16। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो सबसे पहले मास नंबर तो अनचेंज रहेगा, मास नंबर A इक्वल टू 16 इक्वल टू P प्लस N। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 8 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चूंकि ये यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होगा। ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल कब होता है? जब वो चार्ज हो, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं होगा। इसलिए शुरू में आपको बताया था कि भाई प्रोटॉन्स जो होते हैं वही एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। अब समझना, तो प्रोटॉन्स तो हमारा निकल गया, प्रोटॉन्स तो 8 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया, A माइनस जेड इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। प्रोटॉन निकल गया बच्चे, न्यूट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे चार्ज है, चार्ज एटम है, इसलिए आप इसको ध्यान से
कोशिश करना समझने की चार्ज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें डाला गया है या निकाला गया है। तरीका बताया, अगर निगेटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डाला गया है। कितना डाला गया है? 2 डाला गया है। क्यों 2 डाला गया है? क्योंकि 2 माइनस चार्ज। तो पहले कितना चार्ज था? पहले P था। पहले जितना प्रोटॉन, चार्ज डालने के पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? तो चार्ज डालने के पहले जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था। तो पहले तो प्रोटॉन जितना था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 + 2 = 10। अगर आपको ध्यान में ये बात समझ में आ गई है तो फॉर ए प्लस चार्ज फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू P + A। फॉर ए माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P - A। ए प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, एंड ए माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें डाला गया है। अगर प्लस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और माइनस चार्ज है मतलब ए इलेक्ट्रॉन इसमें डाले गए हैं। अगर आप लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन और निकालें। फाइंड, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखें, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and electrons for sodium 1123+। इसके लिए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। थोड़ा समय लें और फिर इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करके, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोशिश कर ली हो गई, अगर बन गया बहुत अच्छा, नहीं बना बहुत आसान है, कोशिश करें समझने की। यहां पर मास नंबर तो वही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज की वजह से मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चे कितना होगा? प्रोटॉन्स इक्वल टू Z = 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो A - Z = 23 - 11 = 12। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एटम है वो चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डाला गया है या निकाला गया है। तो आपको बताया कि अगर प्लस चार्ज है तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, और माइनस चार्ज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डाला गया है। यहाँ प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। कितना प्लस चार्ज है? +1 चार्ज। और कुछ नहीं दिया है तो इसका क्या मानेंगे हम लोग? +1। ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है +1, और +2 होगा, +3 होगा, तो और सिंपल प्लस दिया है तो मतलब उस पर एक प्लस चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो जितने प्रोटॉन थे पहले, चार्ज अपीयर होने के पहले, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। पहले कितने प्रोटॉन थे हमारे पास? 11। उसमें से कितने एक इलेक्ट्रॉन निकल गए? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 10। मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चार्ज स्पीसीज के लिए कैसे निकालते हैं, ये आप लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और फिर उसको डिस्कस करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉलोइंग चार्ज्ड स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जीव जंतु नहीं, प्रजाति मतलब बायोलॉजी वाली स्पीसीज नहीं। कोई भी स्पीसीज केमिस्ट्री में कहने का मतलब है कि कोई भी एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री में जो भी फार्मूले यूज करते हैं, जो भी सिंबल लिखते हैं, जो भी केमिस्ट्री में कोई भी चीज लेते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड स्पीसीज। अब फर्स्ट में क्वेश्चन में आप लोग खुद बनाएं। फर्स्ट में अगर हम लोग लेते हैं फ्लोरीन -1 9 19, सेकेंड में
मैग्नीशियम 12 24 प्लस 2, एल्यूमिनियम 13 27 प्लस 3। ये 3 सवाल बनाए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे। मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 19, किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद एटॉमिक नंबर कितना है 9, ये किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा, ये भी चेंज नहीं होना है हमारा। तो इससे तो हम सीधे निकाल सकते हैं प्रोटॉन इक्वल टू 9, न्यूट्रॉन इक्वल टू a माइनस जेड इक्वल टू 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। अब बची बात इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले चार्ज प्लस है या माइनस है। चार्ज यहाँ में माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया है, यानी कि जितना चार्ज, जितना प्रोटॉन पहले था प्लस 1, पहले कितना प्रोटॉन था बच्चे 9 प्लस 1 यानी 10, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना निकल गया 10। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने बनाया होगा, फिर से इसको एक बार कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनाया है जिनसे, वो एक बार कोशिश करें समझने की। बन गया, बहुत अच्छा, आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसको कोशिश करते हैं समझने की। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मैग्नीशियम 24 12 एंड प्लस 2, इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारे पास 24, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां से दो चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन इक्वल टू 12, न्यूट्रॉन इक्वल टू a माइनस जेड इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। ये दो चीजें तो आप लोग निकाल सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, यदि हम लोग हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तरीका बताया कि अगर सबसे पहले देखना है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्रोटॉन के इक्वल होंगे, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डालना मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अब समझो प्रोटॉन जितने थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। बच्चे बताओ प्रोटॉन कितने थे पहले, यहां देख करके 12 माइनस 2, ये हो गया 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा निकल करके ये सीधे ये तीनों वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे देख करके बता सकते हैं, दैट विल बी 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, आप लोग अगर इतनी बात समझ में आ गई है 13 27, तो यहां से एल्युमिनियम के लिए ए का वैल्यू कितना है 27, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 13, यानी कि यह जेड के इक्वल होगा। प्रोटॉन हमारे पास अवेलेबल है 13। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू a माइनस जेड 27 माइनस 13 दैट इज 14। 2 चीजें निकल गई। अब समझो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, फिर वही फंडा। सबसे पहले देखेंगे चार्ज कितना है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, चार्ज यदि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया है। यहाँ पर चार्ज क्या बच्चे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया गया है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाला गया है तो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, प्रोटॉन के इक्वल था, न्यूट्रल था। अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता, प्रोटॉन के इक्वल होता, और उसमें से चार्ज निकाल लिया गया। कितना चार्ज निकाला गया, तो वही जितना पॉजिटिव चार्ज है
उतना निकाल लिया गया। तो प्रोटॉन -3 सीधे से निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कितना था बच्चे 13, निकाला कितना गया 3, ये वैल्यू कितनी हो गई 10। यू कैन इजिली सॉल्व दिस कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच क्या अंतर होते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, और उसके पहले कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको बाय हार्ट होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको परेशान करेंगे, वो आप रिमेंबर कर लें। कुछ एटम्स जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, हाइड्रोजन 11, हीलियम 24। वैसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाया जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आप लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ें, कुछ एटम्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, और वो कुछ एटम्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग साथ में नोट करते जाएं। कार्बन 614, नाइट्रोजन 612, नाइट्रोजन 714, उसके बाद फ्लोरीन 919, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पहले लिख लें, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020, सोडियम 1123, उसके बाद मैग्नीशियम 1224, उसके बाद एल्युमिनियम 1327, एंड बस दैट इज सफिशिएंट। इतना आप लोग याद रखें और कुछ होमवर्क लिख लें, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर A फॉर the following species. First, हाइड्रोजन +11, जिनका सिंबल ऊपर लिखाया है उनको मैं अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लिखूंगा, वो आपको याद रखने की जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आप याद करके रखें। हाइड्रोजन प्लस चार्ज। सेकेंड, नाइट्रोजन -3, थर्ड एल्युमिनियम +3, फोर्थ लिथियम 3, 7 +1, फिफ्थ बेरिलियम 4, 9, चार्ज उसमें नहीं देते हैं, सिक्स्थ मैग्नीशियम हो गया, एक मैग्नीशियम लिख दें, मैग्नीशियम 2+। इतना क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर नीचे वाले में आप खुद से देख कर, बिना देखे ऊपर याद करके, और फिर नीचे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिना देखे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच क्या अंतर होते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, और तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।